प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे समन्वय के प्रकार और बाधाएं, अर्थात संगठन के सिद्धांतों के संदर्भ में हम समन्वय के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और समन्वय के सिद्धांत के संदर्भ में ही आज हम समन्वय के प्रकार और इसकी बाधाएं क्या हैं, इन दो बातों पर चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको समन्वय के सिद्धांत को ठीक से समझना है तो समन्वय के प्रकार और उसकी बाधाओं को समझना अति आवश्यक है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुछ विद्यार्थी मुझसे ये कहते हैं कि सर आप जब समझाना शुरू करें तो उससे पहले आप एक सेकंड के लिए एक तरफ हो जाएं, जिससे कि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। ये स्टूडेंट्स, मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैं प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूं भाई, वो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है और इसी के साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। समन्वय के प्रकार और बाधाएं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर समन्वय होता ही क्या है। व्हाट डू यू मीन्स बाय कोऑर्डिनेशन? समन्वय से आप क्या समझते हैं? देखिएगा भाई, वास्तव में किसी भी संगठन में देखो, चाहे वह संगठन में आपको कहूँ कि निजी महाविद्यालय हो या फिर जो है सरकारी सार्वजनिक महाविद्यालय हो या फिर वह विश्वविद्यालय भी हो सकता है, विश्वविद्यालय भी हो सकता है, ठीक है। मतलब निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, एक संगठन हो गई। तो समन्वय किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। देखिएगा, जब वास्तविक रूप में किसी भी संगठन में, चाहे वह संगठन सरकारी हो या फिर मैं आपको कहूँ कि निजी संगठन हो, किसी भी संगठन के अंतर्गत, क्या कहा मैंने, किसी भी संगठन के अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्यकलाप होते हैं, उनमें जो एकीकरण लाने का प्रयास किया जाता है, जो एकीकरण होता है, जो एक रूपता होती है, वह ही एक प्रकार से समन्वय कहलाता है। फिर चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, और जिस संगठन में समन्वय नहीं होगा, समन्वय का अभाव होगा, निश्चित मानिएगा उस संगठन में सुचारू रूप में कार्य संचालित नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि समन्वय के लिए सहयोग जरूरी है, तो इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। किस नाम से? समन्वय और सहयोग, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के नाम से मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ नोट किया संगठन के सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। चूंकि अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वह संगठन के सिद्धांतों के संदर्भ में चल रहा है और संगठन के सिद्धांतों के संदर्भ में समन्वय का सिद्धांत चल रहा है, और समन्वय के सिद्धांत में आज हम समन्वय के प्रकार और बाधाएं ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसका सामान्य सा अर्थ देखिएगा, मैंने नोट कर रखा है, हेनरी फेयोल ने कहा है कि समन्वय प्रबंधक का एक कार्य है। नोट करें, समन्वय प्रबंधक का एक कार्य है। किसने कही ये बात? हेनरी फेयोल ने। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सामान्य से भावार्थ क्या होगा इसका? संगठन की क्रियाओं में एकरूपता लाना, जिससे कार्य सरल हो जाए और सफलता प्राप्त कर सके। ध्यान दीजिएगा, अब वो संगठन देखो निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। तो संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना मतलब कोई भी संगठन हो तो उसमें जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्यकलाप होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनमें एक रूपता लाना, जिससे कार्य सरल हो जाए और सफलता प्राप्त कर सके। जैसे मैंने आपको जब समन्वय और सहयोग के ऊपर लेक्चर दिया था तो वहाँ एक एग्जाम्पल दिया था कि प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिएगा एक विद्यार्थी प्रातः रेलगाड़ी से जाना चाहता है कहीं पर भी, अपने परीक्षा सेंटर पर, परीक्षा केंद्र दिल्ली है, जयपुर है, कहीं पर भी है। अब प्रातः ही रेलगाड़ी का समय मान लीजिएगा 6 बजे का है, 6 बजे का है प्रातः, ठीक है। अब क्या है कि अगर माता पिता और पुत्र तीनों एक जगह बैठ करके निश्चित करते हैं कि बेटा आप 5:30 बजे उठिएगा, तो यहाँ पर समन्वय है, क्योंकि तीनों ने
एक साथ जो कार्य किया है, जो निर्णय लिया है, उसमें एक रूपता है। परंतु यदि बेटे ने मान लीजिएगा अलार्म सेट कर दिया 5:30 का, फिर उसके बाद में पापा को नहीं पता है, पापा ने अलार्म सेट कर दिया 5 बजे का, फिर मम्मी को नहीं मालूम है, उन्होंने अलार्म सेट कर दिया 4:30 बजे का, तो बच्चा 4:30 बजे उठ जाएगा। इसका मतलब 1.5 घंटे पहले उठ गया, 1 घंटा उसका बेकार गया, मतलब 1 घंटे की नींद खराब होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ समन्वय का अभाव था। जबकि यहाँ माता पिता और बेटे में आपस में जो निर्णय लिया गया है उसमें एक रूपता है। तीनों एक जगह बैठे हुए हैं और वार्तालाप कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जो है ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी, और पापा मम्मी मुझे 6 बजे की ट्रेन में बैठना है। तो फिर उन्हें कह दिया कि भाई ठीक है बेटा 5:30 बजे आप उठ जाइएगा। तीनों की यहाँ पर एक प्रकार से जो है कार्य में एक रूपता है। तो जो कार्य में एक रूपता है वो समन्वय है। और यहाँ पर ना माता को पता है ना पिता को पता है कि बेटे ने पहले अलार्म सेट कर दिया, तो यहाँ समन्वय का अभाव है। तो इस तरीके से आप समझेंगे इसको। संगठन की क्रियाओं में एकरूपता लाना जिससे कार्य सरल हो जाए और सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है भाई। अब समन्वय के प्रकार लेंगे हम। पार्ट नंबर 1, 2 प्रकार लिए हैं ना हमने, इसमें 2 बातें ली हैं, समन्वय के प्रकार और समन्वय की बाधाएं। 2 पार्ट हो गए। ठीक है भाई। ये पार्ट नंबर 1 होगा, ये पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 में लेंगे हम समन्वय की बाधाएं, क्या कोऑर्डिनेशन की क्या समस्याएं, क्या बाधाएं। तो समन्वय के प्रकार की चर्चा हम करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख रूप में समन्वय के प्रकार को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है आंतरिक तथा बाहरी, अथवा कार्यात्मक तथा संरचनात्मक। इसको कार्यात्मक तथा संरचनात्मक भी कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, पहला है आंतरिक तथा बाहरी, अथवा कार्यात्मक तथा संरचनात्मक समन्वय। अब इन दोनों को समझिएगा। पहले लेते हैं आंतरिक समन्वय। आंतरिक समन्वय, अब मान लीजिएगा निजी महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय तो संगठन ही तो है। या मान लीजिएगा आप राज्यों का पुलिस संगठन ले सकते हैं, जैसे राजस्थान राज्य का पुलिस संगठन है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब राज्यों का पुलिस संगठन लेंगे तो प्रथम स्थान पर सबसे ऊपर कौन होता है? डीजी होता है, फिर कौन होता है? आईजी होता है, फिर कौन होता है? डीआईजी होता है, और सबसे लास्ट में कौन होता है? हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल सबसे अंत में होता है। कांस्टेबल सबसे अंत में होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आंतरिक तथा बाहरी में सबसे पहले लेंगे आंतरिक समन्वय। क्या होता है? देखो, संगठन द्वारा उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच ये समन्वय किया जाता है। मतलब जब वास्तविक रूप में किसी भी संगठन के अंतर्गत उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय किया जाता है। एक संगठन के अंतर्गत उसकी विभिन्न जो इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों में जो समन्वय किया जाता है वह आंतरिक समन्वय, क्योंकि वो संगठन के अंतर्गत हो रहा है, संगठन के अंदर हो रहा है। संगठन में जो विभिन्न इकाइयां हैं, जो विभिन्न स्तर हैं, उनमें जो कार्य में एकरूपता होती है, एकीकरण होता है, वह आंतरिक समन्वय कहलाता है। दूसरा है बाहरी समन्वय। देखो, बाहरी समन्वय क्या होता है कि बाहरी तत्व जैसे लोकमत, हित समूह, दबाव समूह आदि से ये प्रभावित होता है। अर्थात बाहरी समन्वय के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी संगठन के अंतर्गत जो कार्य गतिविधियां होती हैं उनमें एक रूपता लाने का जो प्रयास किया जाता है, तो उस एक रूपता को लोकमत मतलब जनमत, हित समूह और दबाव समूह ये प्रभावित करते हैं। इसका मतलब बाहरी जो समन्वय होता है संगठन के अंतर्गत, जो बाहरी समन्वय के तत्व होते हैं वो लोकमत, हित समूह, दबाव समूह होते हैं, मतलब इनसे प्रभावित होता है, इसलिए इसे बाहरी समन्वय कहा जाता है। मतलब कोई भी संगठन हो किसी न किसी रूप में लोकमत, हित समूह, दबाव समूह से प्रभावित होता ही होता है। और दूसरा इसका जो प्रकार है वह है लंबरूप समन्वय तथा समतल समन्वय। ध्यान देंगे बेटा, लंबवत या लंबरूप समन्वय तथा समतल समन्वय, लंबवत भी कह देते हैं इसको, लंबरूप समन्वय तथा समतल समन्वय। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभिप्राय रूप में विद्यार्थी गलती करते हैं। तो पहला क्या हो गया? लंबरूप समन्वय। इसमें क्या होता है, चूंकि संगठन की तो बात चल रही है तो संगठन में ही समन्वय होता है। लंबरूप समन्वय में क्या होता है? लंबरूप समन्वय में होता है संगठन की इकाइयों के विभिन्न स्तरों के बीच स्थापित किया जाता है। अब देखो ध्यान देंगे, लंबरूप समन्वय में क्या होता है? संगठन की इकाइयों के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। कैसे? जैसे सबसे पहले निदेशक होगा, उपनिदेशक होगा, निरीक्षक होगा, नियंत्रक आदि होंगी। तो इन सब के कार्यों में क्या होता है? एक रूपता होती है, एकीकरण होता है। जब इस प्रकार का समन्वय होता है तो उसे लंबरूप समन्वय कहा जाता है। दूसरा है समतल समन्वय। समतल समन्वय क्या होता है कि संगठन के समान स्तरों पर समान स्तर वाले अधिकारियों के
बीच में या अधिकारियों की गतिविधियों में, कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है। मतलब संगठन के समान स्तरों पर, मान लीजिएगा संगठन के अंतर्गत प्रबंध स्तर के जो अधिकारी होते हैं तो उनके अंतर्गत उनके कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है। तो आप नोट करेंगे समतल समन्वय का क्या अर्थ है? संगठन के समान स्तरों पर, ध्यान देंगे, संगठन के समान स्तरों पर समान स्तर वाले अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है। जो ये समन्वय स्थापित किया जाता है इसे समतल समन्वय कहा जाता है। इस समन्वय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वेच्छा का अधिक महत्व होता है। अर्थात समतल समन्वय में वास्तविक रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वेच्छा का अधिक महत्व होता है। मतलब उनकी जो इच्छा होती है इसका ज़्यादा महत्व होता है कि वो कार्यों में एकीकरण, एक रूपता, गतिविधियों में एक रूपता लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं। तो ये समतल समन्वय होगा, ये लंबरूप समन्वय होगा, ये आंतरिक और ये बाहरी। तो कुल मिला के ये मैंने 2 बिंदु में 4 प्रकार के समन्वय की चर्चा कर दी है। आप नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में समन्वय की बाधाएं। किसी भी संगठन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप होते हैं, उनमें जो ये एकरूपता लाई जाती है, उस एकरूपता को लाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं कि भाई संगठन के अंतर्गत समन्वय स्थापित ही नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ मूल बात ये है कि संगठन में क्रियाकलाप, गतिविधियाँ, कार्य, क्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक प्रकार से उनमें जो है तालमेल नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम है कि दूसरा अधिकारी क्या कार्य कर रहा है, दूसरा कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है। तो कार्यों की क्या होती है? आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। बार मतलब एक ही कार्य को 2-2, 3-3 कर्मचारी करते रहते हैं, 2-2, 3-3 अधिकारी उसी कार्य को करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर समन्वय नहीं है। तो समन्वय के मार्ग में कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन सी समस्याएं आती हैं, 3 बिंदुओं के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। नंबर 1, संगठनों का आशातीत विकास समन्वय के मार्ग को जटिल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो समस्या है समन्वय की क्या है? संगठनों का आशातीत विकास, मतलब सीमा से ज़्यादा विकास। संगठनों का आशातीत विकास समन्वय के मार्ग को जटिल बनाता है। मतलब जब संगठन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है, मैंने लिखा भी है, संगठन बड़ा होने से समन्वय के मार्ग में कठिनाई आती है। वास्तव में जितना ज़्यादा बड़ा संगठन होगा उसमें क्या है, उतने ज़्यादा कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की सदस्य संख्या ज़्यादा होगी तो फिर उनके कार्यों में तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए संगठन जितना छोटा होता है समन्वय उतना ही होता है उसमें ज़्यादा। और यदि संगठन बहुत बड़ा होता है तो उसमें समन्वय मतलब संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होती है उन कर्मचारी के कार्यों में एकीकरण या एक रूपता नहीं लाई जा सकती है। इसलिए संगठन बहुत बड़ा है तो उसमें समन्वय नहीं लाया जा सकता। ठीक है भाई। दूसरा है विशेषीकरण से संबंधित समस्या। ध्यान देंगे, यहाँ विशेषीकरण से संबंधित समस्या का मतलब होता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण यह आवश्यक हो गया है कि कार्यों को विशेषज्ञों में विभाजित कर दिया जाए। अब जब कार्यों को विशेषज्ञों में विभाजित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं, वो केवल अपने कार्य तक सीमित होते हैं, अन्यों के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो संगठन में समन्वय या तालमेल स्थापित नहीं हो सकता है। किस कारण नहीं हो सकता है? क्योंकि वास्तविक रूप में उनके अंतर्गत क्या होता है, विशेषीकरण या विशेषज्ञता होती है। और विशेषज्ञता होती है तो अपने कार्य को ठीक से कर लेते हैं, अपने कार्य तक तो जानकारी रखते हैं। लेकिन अन्य जो कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं वो भी विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके कार्य के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। इसलिए विशेषीकरण के कारण जो है संगठन में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, 2 बिंदु हो गए। और इसके बाद में तीसरा मैंने बनाया है अन्य समस्याएं। अन्य समस्याओं में मैंने 4-5 लिखी हैं। कौन कौन सी हैं? ये समस्याएं अपने आप में स्पष्ट है, मुझे व्याख्या करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्या? लोक प्रशासन के अधिकार में वृद्धि या आकार में वृद्धि। अधिकार के स्थान पर आकार लिखेंगे। लोक प्रशासन के आकार में वृद्धि अर्थात वास्तविक रूप में आज राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है। देखो, प्राचीन समय में राज्य का स्वरूप डंडे वाला राज्य था, पुलिस राज्य था। तो वो राज्य क्या करता था? व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा संबंधित कार्य करता था, जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं किए जाते थे। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो गया, राज्य का स्वरूप बदल गया है। आज का जो राज्य है जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है तो राज्य के द्वारा ज़्यादा कार्य किए जाएंगे, तो फिर लोक प्रशासन के पर कार्यभार बढ़ेगा। लोक प्रशासन पर कार्यभार बढ़ेगा तो लोक प्रशासन का आकार में वृद्धि होगी, तो संगठन का आकार बढ़ेगा। संगठन का आकार बढ़ेगा तो डेफिनेटली
डेफिनेटली उसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर वहाँ पर जो है कार्यों में तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, नवीन आवश्यकताओं तथा मांगों का प्रचार करने के लिए नए अभिकरणों की रचना करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। अर्थात अब नित नई आवश्यकताएं सामने आ रही हैं, नई मांगें आ रही हैं, तो उनका प्रचार करने के लिए नए अभिकरण नए संस्थान की रचना करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, मतलब नए नए अभिकरण स्थापित किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उनमें जो है कार्यों में तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला है नियंत्रण के विस्तार का संकुचित होना। वास्तविक रूप में जो नियंत्रण का विस्तार है वह भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है। मतलब डेफिनेटली कहा जा सकता है कि नियंत्रण की जो सीमा है उसकी जो है सीमा घटती जा रही है। ठीक है भाई। और अगला है कार्य को अपने से ऊपर के अधिकारियों पर छोड़ने की अधीनस्थ की प्रवृत्ति। क्या कि वास्तव में संगठन के अंतर्गत समन्वय के अभाव का एक मुख्य कारण ये भी है कि कार्यों को अपने से ऊपर के अधिकारी पर छोड़ने की अधीनस्थ की प्रवृत्ति। मतलब जो अधीनस्थ होते हैं वो वास्तविक रूप में अपने से ऊपर जो अधिकारी होता है उसके ऊपर कार्यों को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रवृत्ति है उसके कारण भी कार्य में तालमेल नहीं हो पाता है। और अगला है अधिकारी की ओर से अधिकारों के विकेंद्रीकरण का अभाव। ध्यान दीजिएगा, अधिकारी की ओर से अधिकारों के विकेंद्रीकरण का अभाव। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ क्या होता है, जो अधिकार होते हैं वहाँ उन अधिकारों का केंद्रीकरण होता है और अधिकारों का केंद्रीकरण होने के कारण वास्तविक रूप में संगठन में तालमेल या समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें मैंने नोट की हैं अन्यों के अंतर्गत। ये भी वास्तविक रूप में संगठन में समन्वय की समस्याएं ही हैं। फिर वह संगठन चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, सभी संगठनों में ये समस्याएं पाई जाती हैं। मतलब वास्तव में किसी भी संगठन में जो तालमेल है उसको स्थापित करने में, समन्वय को स्थापित करने में, संगठन में जो कार्य किए जाते हैं, जो क्रियाएँ की जाती, जो गतिविधियाँ होती, जो कार्यकलाप होते हैं, उनमें आखिर एकीकरण स्थापित क्यों नहीं हो पाता है, उसकी क्या समस्याएं, क्या बाधाएं। तो ये सब समस्याएं, बाधाएं मैंने नोट कर दी। मुझे विश्वास है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में लास्ट में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। मैंने लास्ट में यहाँ लिखा आदि। आधे का मतलब और भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं। फिर अंत में जो बात मैंने नोट की है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन में किसी न किसी प्रश्न पूछ लिया जाता है इसके ऊपर, तो समझे मैंने लिखा है कि कुछ विचारक इसकी आलोचना नहीं बल्कि स्वागत करते हैं। मतलब कुछ विचारक ऐसे होते हैं जो ये समन्वय की समस्याएं हैं ना, इन समन्वय की समस्याओं की वास्तविक रूप में आलोचना नहीं करते हैं। मतलब समन्वय में जो कमियां हैं उन कमियों की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि उन कमियों का स्वागत करते हैं कि वास्तविक रूप में संगठन में समन्वय का अभाव होना चाहिए। कुछ उदाहरण यहाँ तक कहते हैं कि संगठन में जो सरल संगठन होते हैं उन सरल संगठनों में पूर्ण रूप में समन्वय नहीं होना चाहिए, बल्कि समन्वय का अभाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब संगठन में समन्वय का अभाव होगा तो फिर उस संगठन में झगड़े होंगे, और झगड़े होंगे तो वास्तव में जो लोक प्रशासन का विषय होता है वह और ज़्यादा स्पष्ट होता है। इसलिए इनका कहना है कि संगठन में वास्तविक रूप में समन्वय का अभाव ही श्रेष्ठ है। मतलब एक सरल संगठन में समन्वय नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, समन्वय का अभाव होना चाहिए जिससे कि उसमें झगड़े हो, और जब झगड़े होंगे तो प्रशासनिक विषय और ज़्यादा स्पष्ट होंगे। इनका कहना ये है। यहाँ कैसे? जैसे मैंने लिखा है, जैसे एक विद्वान है हर्नल क्लीवलैंड, नोट करेंगे इस विद्वान का नाम, नोट करेंगे, अक्सर कॉम्पिटिशन पूछा जाता है ये, हर्नल क्लीवलैंड। क्या नाम है? हर्नल क्लीवलैंड। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, तनाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टेंशन, तनाव का सिद्धांत। ये तनाव के सिद्धांत का अर्थ यही है कि जो सरल संगठन होते हैं उन संगठनों में समन्वय का अभाव होना चाहिए। मतलब सरल संगठनों में कार्यों में, क्रियाओं में, गतिविधियों में तालमेल नहीं होना चाहिए, एकीकरण नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उस संगठन में फिर झगड़ा होगा कर्मचारी में, और जब संगठन में झगड़ा होगा तो प्रशासनिक विषय स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आएगा। अब यहाँ जो इस समन्वय के अभाव की बात कर रहे हैं कि सरल संगठनों में समन्वय नहीं होना चाहिए, समन्वय का अभाव होना चाहिए, वह समन्वय का अभाव होना चाहिए, वह ही तनाव का सिद्धांत कहलाता है। किसने कही ये बात? हर्नल क्लीवलैंड ने। तो आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में ये बात पूछी जा सकती है। इसका मूल जो सारांश है वो यही है कि हर्नल क्लीवलैंड का कहना है कि सरल संगठनों में समन्वय नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर समन्वय का अभाव होना चाहिए जिससे कि संगठन में झगड़ा हो
और जब संगठन में झगड़ा होगा तो प्रशासनिक विषय स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आएंगे। इससे संगठन को लाभ होगा, हानि नहीं होगी। इसलिए हार्नल क्लीवलैंड संगठन में समन्वय नहीं होने की बात करते हैं और इसे ही तनाव का सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। तो ये हो गए समन्वय के प्रकार और बाधाएं। मुझे पूरा विश्वास है आप समन्वय के संदर्भ में दोनों बातें ठीक से समझ गए होंगे, इसके प्रकार और बाधाएं। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।